नमस्कार दोस्तों, शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, हम भारत के संवैधानिक विकास पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, भारत के संवैधानिक विकास को लेकर जो हम कल पिछले वाले वीडियो में जो चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर आपके सामने प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, कोविड-19 के दौर में पूरी दुनिया थम सी गई है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में हमारे सामने एक विकल्प बच रहा है, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम स्टडीज से जुड़े रहें। दोस्तों, सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को देते हुए इस मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि जैसे ही इस कोविड-19 के दौर से बाहर आएंगे तो हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होंगे, सरकारी नौकरी के बहुत सारे विकल्प होंगे जिसमें हम आसानी से भाग ले सकते हैं। आप लोग बड़ी आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, घर बैठे आराम से घर में बैठे रहें और पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों, वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। जैसे भारत में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताओ दोस्तों, आंसर दीजिए। प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये वही एक्ट है जिसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था। पहला गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, विलियम बेंटिंक। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। दोस्तों, कल इसके ऊपर अपन ने बॉक्स नहीं डाला था। मैंने आपको बताया था भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारत का संवैधानिक विकास, और दूसरा 1857 के विद्रोह के बाद का संवैधानिक विकास, जिसको ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास भी कहते हैं। तो कल इस बिंदु पर अपने चर्चा नहीं की थी, आज दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया था दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। तो अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, याद रखना, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का प्रथम वायसराय भी था। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखना, किस तरह से आता है। यदि उस अधिनियमों की बात करें, उस दौर की बात
बात करें, जब गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया था 1858 के अधिनियम के तहत, तो गवर्नर जनरल को पद को समाप्त किया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय की किसको बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था आपने लास्ट अधिनियम में, भारत सचिव पद की शुरुआत, भारत सचिव पद की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? 1858। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव पद की शुरुआत हुई थी। इसी दौर में एक और इम्पोर्टेंट, भारत परिषद दोस्तों, ये परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारत परिषद की स्थापना 1858 के अधिनियम। मैंने कल भी बताया था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारत के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक परिषद होगी, उसका नाम क्या होगा? भारत परिषद, इंडियन काउंसिल। भारत परिषद की स्थापना हुई 1858 और इसका सर्वेसर्वा कौन होगा? भारत सचिव इसका सर्वेसर्वा होगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। इसके साथ साथ देखो, ये परिषद आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। कैसे इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि 1858 में स्थापित हुई थी और ये कब तक चलती रही? 1935। आगे आपको बताएंगे कि 1935 के अधिनियम के तहत भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई थी। तो जाहिर सी बात है, भारत परिषद समाप्त होगी तो भारत सचिव पद भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। तो दोस्तों हम भारत के संवैधानिक विकास के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह धीरे धीरे आगे भारत के संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण प्रावधान हमारे सामने आए थे। तो दोस्तों अगला प्रावधान था इंपॉर्टेंट आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1909। सबसे पहले तो इसका दूसरा नाम क्या था? इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस अधिनियम का उपनाम है? 1909 का भारत शासन अधिनियम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है इसके प्रावधानों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रावधान था इसका, भारत में सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत। दोस्तों 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने देखा कि सभी भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सभी भारतीयों ने मिलजुल करके अंग्रेजों का मुकाबला किया था। सभी भारतीयों ने अंग्रेजों का मिलजुल करके मुकाबला किया था। तो अंग्रेजों के मन में एक बात दिमाग में आई कि भारत को यदि हमें शासित करना है तो डिवाइड एंड रूल अपनाना पड़ेगा, अर्थात फूट डालो और राज करो। कहते हैं दोस्तों कि इसी की अपनी इस चालाकी को लागू करने के लिए ही इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा दिया। इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात करें तो इसमें क्या था दोस्तों? मुस्लिमों के लिए
अलग से आरक्षित क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए। अब विधानमंडल में जो सदस्य निर्वाचित होंगे उनके लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम अपने अधिकारों की मांग करेंगे और धीरे धीरे वो संगठित होंगे। और कहते हैं कि भारत के विभाजन की झलक हमें 1909 के अधिनियम में ही देखने को मिलती है। यहीं से तय हो गया था कि भविष्य में भारत का विभाजन होगा। जो हमारे सामने आया था दोस्तों, 1947 में भारत का विभाजन हुआ था और भारत पाकिस्तान अलग अलग देश से बने थे। तो उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बीच किसने बोए थे दोस्तों? अंग्रेजों ने। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम के तहत। अब आता है अगला महत्वपूर्ण प्रावधान 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1919 का भारत परिषद अधिनियम दोस्तों, बुरी बात उपनाम क्या था इसका? उपनाम क्या था? मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। दोस्तों एक बार अपन वापस ऊपर वाले में चलते हैं। देखो इनके नाम क्यों देते? मार्ले इस समय कौन थे? भारत सचिव थे। कौन थे दोस्तों? भारत सचिव। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? मिंटो थे। भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? मिंटो थे। तो भारत सचिव कौन था? मार्ले। और भारत का वायसराय कौन था? मिंटो। इन दोनों के द्वारा भारत में जो उल्लेखनीय सुधारवादी प्रक्रिया अपनाई गई थी उस प्रक्रिया को दोस्तों हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या 1909 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। तो इसकी बात आ गई, वही बात आ गई। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन थे? तत्कालीन वायसराय। अब दोस्तों बात करें 1919, ये वो दौर है भारत के इतिहास के लिए ही नहीं विश्व के इतिहास के लिए एक बहुत ही खतरनाक दौर आया था। याद है दोस्तों आपको? 1914 से लेकर 1918 तक पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से जूझ रही थी। याद है? ब्रिटेन भी उसका एक हिस्सा था। तो ब्रिटेन इस युद्ध के दौरान काफी प्रभावित हुआ। इस दौर में भारत में भी अनेक क्रांतिकारी घटनाएं स्वतंत्रता के लिए बड़े पैमाने पर जोर शोर से चल रही थी। जैसे गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी घटनाएं घटित हो रही थी। तो अब अंग्रेजों के मन में एक बात जहन करने लगी कि जब तक भारतीयों को शासन का अभिन्न हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक हम यहाँ पर टिके नहीं रह सकते हैं। तो दोनों ने किसने? मॉन्टेग्यू जो भारत का सचिव था, चेम्सफोर्ड जो भारत के वायसराय थे, इन दोनों ने मिलकर के एक सुधारवादी अधिनियम भारत के सामने पेश किया, जो पिछले सभी अधिनियमों से सबसे बेस्ट अधिनियम माना जाता है। इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले प्रावधानों की बात करते हैं तो प्रावधानों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है किस अधिनियम? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। किस अधिनियम के तहत दोस्तों? 1919 के भारत परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अब द्वैध शासन का मतलब क्या था दोस्तों? मैं आपको थोड़ा सा इधर से विस्तार से बता रहा हूं आपको। द्वैध शासन का मतलब है डबल कार्यकारिणी। एक कार्यकारिणी वायसराय के अधीन होगी, एक कार्यकारिणी तो
प्रांतीय गवर्नर के अधीन होगी, और दूसरी कार्यकारिणी जो आपका राजा होगा, क्योंकि भारत में अंदर देशी रियासतों का शासन शुरू चल रहा था, तो ऐसे में दोहरी कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। तो ये द्वैध शासन था। इसमें जो आपके कार्यकारिणी विषय थे उनको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? रक्षित विषय, कौन कौन से? रक्षित विषय, और दूसरा था हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। दोस्तों याद रखना, रक्षित विषय है वो गवर्नर के अधीन होंगे, और हस्तांतरित विषय है वो किसके अधीन होंगे? देशी रियासतों के अधीन होंगे, राजा के अधीन होंगे, जैसे शॉर्ट में आप कह सकते हो। तो इस द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत परिषद अधिनियम। जब दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो द्वैध शासन आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्वैध शासन। तो केंद्र में अगले अधिनियम में आता है, आगे बताएंगे आपको, जबकि प्रांतों में किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? दूसरा इंपॉर्टेंट प्रावधान, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रावधान, भारत में द्विसदनीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1862 में भारत में कार्यकारिणी व्यवस्थाओं की शुरुआत हो चुकी थी। निर्वाचित और मनोनीत प्रतिनिधियों का एक सदन बैठना शुरू हो गया था। उस सदनों को द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना, द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना। अब केंद्र में भी 2 सदनीय विधानमंडल होगा और प्रांतों में भी 2 सदनीय विधानमंडल होगा। केंद्रीय विधानमंडल की बात करें तो उसके पहला सदन जो निम्न सदन कह सकते हैं, विधानसभा नाम था उसका। विधानसभा जिसका नाम क्या था? निम्न सदन, निम्न सदन। दूसरा था राज्यसभा, राज्यसभा जो आपका क्या था? उच्च सदन। क्या था आपका दोस्तों? उच्च सदन। तो निम्न सदन व उच्च सदन की आज भी भारत की संसदीय प्रणाली के 2 अहम घटक हैं। 2 सदनात्मक विधानमंडल है दोस्तों, एक निम्न सदन कहलाता है आपका और दूसरा उच्च सदन। तो उसकी शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी कार्यकारिणी शुरू हुई थी यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल, इसमें भारतीयों को भी निर्वाचित किया जाने लगा और भारतीय भी इसमें निर्वाचित होने लगे। अखिल भारतीय सेवाएं शुरू। दोस्तों अब इससे पहले भी अखिल भारतीय सेवाएं तो थी, लेकिन वो उनके लिए लंदन जाना पड़ता था परीक्षा देने के लिए, भारतीय भाग लेते थे, इतना कठिन होता था, भारतीय आसानी से पास नहीं कर पाते थे। उन अखिल भारतीय सेवाओं की भारत में शुरुआत हुई और भारत में इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, इन सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ चौथा इंपॉर्टेंट प्रावधान था दोस्तों, जो आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। इसमें सिर्फ यहाँ पर तो किसको? मुस्लिमों को, यहाँ पर तो किसको? मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत शामिल किया गया। लेकिन 1919 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रणाली का विस्तार किया गया और किन किन को शामिल किया गया दोस्तों? ध्यान रखना, सिख, आंग्ल भारतीय ईसाई, इसके साथ साथ यूरोपियन, इनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो, देखो पहले सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी? मुस्लिमों के लिए थी। बाद में 1919 के अधिनियम के तहत इसका विस्तार और भी बड़ा कर दिया गया, गैर हिंदुओं को
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान थे। अब आपको देखो धीरे धीरे सुधार बहुत ही अच्छे आते जा रहे हैं। देखो पहले थोड़े थोड़े प्रावधान थे, अब वास्तव में विस्तृत प्रावधान आपके सामने आने लगे, एक के बाद एक बहुत ही अच्छा प्रावधान आपके सामने आने लगा। नोट करो दोस्तों 2 मिनट। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। भारत के संवैधानिक विकास में आपने देखा 1919 के अधिनियम के तहत भारत में सुधारों की एक लंबी श्रृंखला स्थापित हुई। इस सुधारों की श्रृंखला में पहले ही ये तय कर दिया गया था कि 1919 के अधिनियमों का जो प्रभाव है वो दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा। 10 वर्ष के बाद इन प्रभावों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। ये पहले तय हो गया था किसमें? 1919 के अधिनियम में ये तय हो गया था कि भारत का जो संवैधानिक विकास है, जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, उनके अध्ययन के लिए कमेटी गठित की जाएगी। दोस्तों इस कमेटी की अपन बात करते हैं, ये भी आपके संवैधानिक विकास का अहम बिंदु है। नाम है उसका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन याद आ रहा है? साइमन कमीशन गो बैक नारे लगे थे ना, साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों लगे थे? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। तो इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि अब आप जो लोग जानते हो क्यों कहते हैं व्हाइट कमीशन, क्योंकि सारे अंग्रेज थे। साइमन कमीशन की बात करें, सबसे पहले तो ये था 7 सदस्यीय आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 7 सदस्यीय आयोग। इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ब्रिटेन में इसका गठन कब किया गया था? 1927। भारत कब आया? भारत कब आया दोस्तों बताओ? 1928। सबसे पहले कहां पर उतरे थे? कराची बंदरगाह पर, कराची बंदरगाह है। फिर लाहौर आए, याद है क्या? लाहौर में लाला लाजपत राय ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था, नारे लगवाए थे, काले झंडे दिखाए, जिसके कारण अंग्रेजों ने उनके ऊपर बेरहमी से लाठियां बरसाई और कुछ समय बाद लाला लाजपत राय उनके लाठीचार्ज के शिकार होकर मरे गए थे और हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी खो दिया। छोड़ो दोस्तों, ये सब इतिहास की बातें हैं, वो इतिहास में आपको बताएंगे। लेकिन अपन बात कर रहे हैं भारत के संवैधानिक सुधारों को जांच करने के लिए जो 7 सदस्यीय आयोग आया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। सभी इसमें अंग्रेज थे, भारतीयों का एक भी सदस्य इसमें शामिल नहीं था। इसीलिए इस कमीशन का भारत में क्या किया गया दोस्तों? बहिष्कार किया गया। जगह जगह उनके विरुद्ध नारे लगाए गए। कराची, लाहौर, बंबई होता हुआ वापस अपने स्वदेश से लौट गया। लौट गया तो लौट गया, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो दोस्तों ये था आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के साथ साथ आपके संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा होता है दोस्तों। अब अपन अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो आज भी हमारे सामने जीवंत है, कौन सा दोस्तों? 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों आज भी हमारे संविधान का लगभग 75% हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। भारत के संवैधानिक दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है 1935 का अधिनियम। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको करंट नोटिफिकेशन जो भी वीडियोज वगैरह अपलोड करते हैं उनकी आपको जानकारी मिल सके। नमस्कार।